नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश। सामान्य तौर पर खरीफ सम्मेलन का आयोजन पिछले फसल मौसम के उत्पादन की समीक्षा किए जाने और आगामी मौसम के लिए फसल उत्पादन कार्यनीति तैयार करने आदि के लिए किया जाता है। लेकिन इस वर्ष ऐसा पहली बार हो रहा है कि खरीफ सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए कृषि और इसके समवर्गीय क्षेत्रों को भी आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2016-17 के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की। मसाला निर्यात में 8% की बढ़ोतरी। गेहूं की आवक से नहीं घटे दाम। कृषि मंत्री ने कहा, आलू की बढ़िया पैदावार के लिए बढ़िया बीजों की जरूरत। जीरा निर्यात के लिए नियम हुए सख्त। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। अब खबरें विस्तार से। काली मिर्च, इलायची और लाल मिर्च के अधिक निर्यात से भारत का मसाला निर्यात में अप्रैल से दिसंबर 2015 तक की 9 महीनों की अवधि में रुपए के लिहाज से 8% और डॉलर के हिसाब से 2% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत से होने वाले मसालों में काली मिर्च, लाल मिर्च और इलायची का निर्यात बढ़कर 11,453.99 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस तरह इस वर्ष के दौरान निर्यात में रुपए के लिहाज से 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह देश ने पहले 9 महीनों में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य का 82% हासिल कर लिया है। इमली, हींग और दालचीनी के अलावा काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, सौंफ और मेथी के निर्यात का काफी योगदान रहा। करी पाउडर और मसाला तेल जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में भी इस अवधि के दौरान मात्रा और मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई। मसाला बोर्ड के अनुसार भारतीय मसालों की विदेशों में लगातार मांग बनी रहने से निर्यात मूल्य में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान में गेहूं की आवक का दबाव बना हुआ है। राज्य भर की मंडियों में रोजाना 10 से 12 लाख बोरी गेहूं की आवक बनी हुई है, लेकिन आवक का दबाव होने के बावजूद इसके दामों में कोई कमी नहीं आई है। राजस्थान की विभिन्न मंडियों में गेहूं की भरपूर आवक होते हुए भी इसके दामों में कोई कमी नहीं आई है। इसकी वजह कम उत्पादन को बताया जा रहा है। जयपुर की कुकरखेड़ा अनाज मंडी के व्यापारियों के अनुसार अभी मंडियों में गेहूं की आवक का पूरा दबाव है। आने वाले दिनों में 20 से 22 लाख बोरियों की आवक हो जाएगी। अप्रैल के बाद मंडियों में आवक धीरे धीरे घटने लगेगी। मानसून की कमजोरी के कारण गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं का उत्पादन राजस्थान में 10 से 15% कम हुआ है, जिसके चलते दामों में कोई कमी नहीं आई है। गत वर्ष राज्य में गेहूं का उत्पादन 1 लाख टन रहा था। गेहूं की आवक शुरू होते ही इसके भाव मंडियों में 1450 से 1500 रुपए खुले थे, लेकिन अब यह 1450 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत को आलू का उत्पादन बढ़ाने और बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता है। हरियाणा के करनाल में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आलू के उत्पादन व आलू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वर्ष 2014-15 में 2.08 करोड़ हेक्टेयर के रकबे में आलू उत्पादन 4.8 करोड़ टन हुआ। इस प्रकार चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन गया है। श्री सिंह ने कहा, आलू की खेती के मामले में रोग मुक्त गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का उत्पादन बड़ी बाधा है और देश को भारी मात्रा में बेहतर गुणवत्ता वाले आलू के बीजों की आवश्यकता है। मसाला बोर्ड ने जीरा निर्यात के लिए नमूने लेने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। बोर्ड ने यह कदम गुजरात से मिलावटी और घटिया किस्म के जीरे के निर्यात की आयातक देशों की शिकायतों के बाद उठाया है। मसाला बोर्ड ने जीरा निर्यात के लिए नमूनों के नियम सख्त किए। यह कदम जीरा आयातक देशों की शिकायत के बाद उठाया गया। बोर्ड ने अप्रैल में एक परिपत्र प्रकाशित किया और तत्काल प्रभाव से नमूने एवं प्रमाणन से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। इस परिपत्र में मसाला बोर्ड ने कहा, आयातक देशों से बहुत सी शिकायतें मिलने के बाद भारत की साख बचाए रखने के लिए नियम कड़े करने का फैसला लिया गया है। नए नियमों के मुताबिक नमूने लेने की सूचना प्रस्तावित नमूने की तारीख से 1 दिन पहले दी जाएगी। मसाला बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र अंडरटेकिंग के आधार पर पैकेजिंग की तारीख को जारी किया जाएगा। इसके अलावा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की बिना मौजूदगी के माल भराई की इजाजत नहीं होगी।
खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भागों में तेज बारिश के आसार हैं और उत्तराखंड, हिमाचल में बादल छाए रहेंगे। वहीं देश के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में छिटपुट बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान के बारे में। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भारत को अपने केवल 2.4% भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 17% वैश्विक जनसंख्या का पालन पोषण करना पड़ता है और साथ ही देश की पौष्टिक और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। ऐसे में खरीफ अभियान पर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सम्मेलन में पहली बार सभी राज्यों और संघों के 4 क्षेत्रों कृषि, बागवानी, पशुपालन और सहकारिता एवं विपणन विभाग के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के पूसा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2016-2017 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन उद्बोधन में राधा मोहन सिंह ने सभी राज्यों, बागवानी, पशुपालन, सहकारिता कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, कृषि सचिव, पशुपालन सचिव एवं सचिन डेयर उपस्थित थे। खरीफ सम्मेलन कार्यक्रम 2016 में देश के सभी राज्यों एवं संघों के कृषि पर बागवानी, पशुपालन, सहकारिता एवं विपणन के विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान को संबोधित करते हुए कहा, इस साल यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स डिक्लेयर किया है। केंद्र सरकार ने भी अलग से 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है।
एक और महत्वपूर्ण डेयरी सेक्टर के लिए एक घोषणा इस साल के बजट में हुई है। करीब 850 करोड़ की 4 योजनाएं। चूंकि 1/3 आमदनी हर छोटे किसान को देने के बावजूद आज भी मात्र 2% गाँव में डेयरी कोऑपरेटिव मौजूद हैं। इससे और किसान को सही कीमत आज भी दूध की नहीं मिल पा रही है, जबकि 1/3 इनकम डेयरी से है। इस बारे में भी विचार की आवश्यकता है। एक और अच्छा कदम इस साल था FDI इन फूड प्रोसेसिंग। शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे बढ़ पाए। एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसकी शुरुआत 14 तारीख को होने जा रही है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। शायद नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की कामयाबी आने वाले समय में कृषि जगत में शायद सबसे बड़ा कार्य हो, मेरा ऐसा मानना है। केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय सम्मेलन में इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत दलहन की विभिन्न किस्मों की कृषि को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा, इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत दलहन के विभिन्न किस्मों को बढ़ाने पर जोर देने का। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो पहले 4 फसलों में हम सहायता करते थे उसको तो 7 फसल किया गया। कम राज्य थे, कम जिले थे, सभी राज्यों और सभी जिलों को शामिल किया और इसमें दलहन भी इस मिशन के तहत है। अब वो जो 1300 करोड़ का था उससे 1700 करोड़ किया गया। लेकिन इसके अलावे सिर्फ दलहन के लिए 500 करोड़ रुपया अलग से उसकी व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी कोई ना कोई नई योजना आप बनाएंगे और मुझे विश्वास है कि दलहन के मामले में जो लक्ष्य हमारा 16-17 के लिए है वो 20 मिलियन टन का है और 20-21 आते आते 24 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब कृषि विज्ञान केंद्र और जो कृषि विभाग है राज्यों का, जो जिला स्तर पर है, दोनों का सभ्यक समन्वय बीज गांव का निर्माण राज्य सरकारें भी करती हैं और कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसमें लगाया गया है और फील्ड एक्सटेंशन आदि राज्य सरकार करती है। तो फ्रंट एक्सटेंशन के काम में कृषि विज्ञान लगा हुआ है। अब ये दोनों का समन्वित रूप से जिला स्तर पर बैठकें होना, साझेदारी होना और जब रिपोर्ट राज्यों से आए तो ऐसा नहीं कि उस राज्य के किसी जिला में कृषि विज्ञान केंद्र भी यदि दलहन पर कुछ कर रहा है तो उसके रिपोर्टिंग में भी बात निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए, क्योंकि उस राज्य के अंदर वो काम हो रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसका उपयोग करके बेमौसम प्याज का उत्पादन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जो पिछले 2 वर्षों के अंदर हमने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है उसको और तेज करने की जरूरत है। कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में जो चावल का कुल उत्पादन है उसमें 50% का योगदान इन पूर्वी राज्यों का है। 50% का योगदान। इसी तरह से जो सब्जी है, पूरा जो देश का उत्पादन है उसमें 45% का और मछली में 35% का योगदान है। ये दर्शाता है कि सिर्फ पूर्वी राज्य ही यदि ठीक से योजना बनाए तो वहां के उत्पादन को दुगुना स्तर पर ले जा सकता है और पूरे देश को खिला सकता है। ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये है रेनफेड एरिया की स्थिति। तो पूर्व राज्यों के लिए जो हरित क्रांति के दूसरी हरित क्रांति का केंद्र बनाना है, हमें उस पर भी इस बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। कम लागत से अधिक आय के लिए बीजों से उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता पर बल देते हुए कृषि मंत्री ने कहा, उत्पादकता बढ़ाना है
तो किसान को पता चाहिए कि हमारे खेत की जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसको कौन सा भोजन चाहिए, कितना भोजन चाहिए। अपने को भी हेल्दी रखने के लिए कौन भोजन चाहिए, कितना भोजन चाहिए, बीमार पड़ने पर कौन सी दवा चाहिए, कितनी दवा चाहिए। तो जैसे अपने लिए जरूरत है, वैसे मिट्टी के लिए भी जरूरत है। सेहत ठीक रहेगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। बीमार गाय अधिक दूध नहीं देगी। बीमार कृषि मंत्री, बीमार कृषि सचिव अधिक काम नहीं कर पाएंगे, तो बीमार मिट्टी अधिक पैदा कैसे करेगी। ये बात अब देश के किसान समझने लगे। हम लोगों को समझने की जरूरत है, और हम लोग भी समझे हैं। हम लोग समझे हैं, और प्रधानमंत्री ने तय किया कि 2 वर्ष के अंदर 14 करोड़ किसानों को, 13.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देना है। और इस वर्ष का लक्ष्य यदि 5 करोड़ तय किया। पहला वर्ष था, बहुत जगह लेबोरेटरी नहीं थी, बहुत जगह जो स्टाफ चाहिए वो नहीं है, ट्रेंड हैंड नहीं है। बावजूद इसके राज्यों ने एक काम तो किया कि नमूने उतने इकट्ठे जरूर कर लिए कि जिससे 4.5 करोड़ किसानों को हम दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम और अच्छा काम है, और इसके लिए मैं उन राज्यों को बधाई दूंगा जिसने 100% किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण भी सभी राज्यों ने लगभग इस दिशा में अपने कदम को तेज किया है, और उसका परिणाम है कि लक्ष्य 5 करोड़ और 4 करोड़ को देने के लिए हमने नमूने इकट्ठे कर लिए। किसानों का विपणन खर्च कम कर मुनाफे में वृद्धि करना प्राथमिकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की भूमिका अहम है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2016-2017 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के लिए विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। तीसरा विषय है वो है मार्केटिंग। अच्छा मूल्य मिला। इसी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करने वाले हैं, और उस दिन कितने मार्केट को आप लाएंगे? 20-21 मार्केट, 21 मार्केट, देश के 8 राज्यों के 21 मार्केट को 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उस दिन मिलेगा। और लक्ष्य है हमारा कि 25 सितंबर आते आते 200 मार्केट को और जोड़ेंगे, 17 मार्च तक 200 मार्केट को और जोड़ेंगे, और 18 मार्च तक देश के 585 मंडियों को जोड़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि मंडी है, एक प्रकार से पूरे देश में किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि गेम चेंजर है। गेम चेंजर जैसी योजना यह है किसानों के हित में, और आय बढ़ेगी, दुगुनी होगी, इसमें इसकी भी बड़ी भूमिका होगी। वो मार्केट में जाएगा और फ्लैश पर देखेगा कि देश के किस कोने में, किस मार्केट में हमारी इस जींस का क्या कीमत है, वहां दिखाई देगा। ई मार्केटिंग होगी तो निश्चित रूप से आज जो कीमत मिलता है उससे अच्छा कीमत उसको प्राप्त होगा। कृषि मंत्री ने कहा, पानी की हर बूंद से अधिक पैदावार लक्ष्य है। चूंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः जल स्रोतों के सृजन तथा जल उपयोग क्षमता को बढ़ाना प्राथमिकता है। हमारे मंत्रालय का जो पिछले वर्ष 1550 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर इस बार 2340 करोड़ रुपये किए गए। ये प्रति बूंद और अधिक फसल, ये 2340 करोड़ रुपये। अब ये जल संकट है, जब तक जल प्रबंधन नहीं होगा और कम पानी से ज्यादा उपज पैदा करने की योजनाओं का हम निर्माण नहीं करेंगे तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। कृषि के सहायक क्रियाकलाप जैसे मधुमक्खी पालन, मत्स्यिकी पशुपालन, कुक्कुट पालन आय अधिक सुरक्षा प्राप्त करता है। मधुमक्खी, अब ये जो मधुमक्खी पालन है, इसमें रोजगार के साथ साथ आमदनी भी किसान का बढ़ता है।
इसके लिए सोसाइटी बनाने का काम। और हमने एक प्रयोग किया कि हमने आने पर देखा कि इसमें खर्चा क्या कर रहे हैं, तो हम 4-5 बरस का देखा कि 4 करोड़ रुपया इसमें खर्चे किए गए। हमने कहा कि नहीं, 10 करोड़ राशि इसमें लगा, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस 2 बरस में मधुमक्खी उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन बढ़ा है और सोसाइटी की भी बड़े पैमाने पर रचना हो गई। अब इसमें जो बोर्ड है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बोर्ड के कार्यकलाप का जो तरीका है उसको भी एक बार समीक्षा करिए। और राज्य सरकारें भी कई जगह देखा कि इस काम को अपने ढंग से करती है। दोनों का समन्वय किस प्रकार से स्थापित हो, इसके विषय में भी हम सब लोगों को इस 2 दिनों के अंदर में विचार करना चाहिए। मत्स्यिकी है, अब मैरीन फिशरी अलग है, इनलैंड फिशरी अलग, और जो मत्स्य विकास बोर्ड है सो अलग। ये 13 लाइन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक छतरी ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर उसको लाया, और हमने कई नॉर्थ व्यूज में बदले हैं, इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग बैठेंगे। और खास करके जो मैरीन फिशरी है, मैरीन फिशरी के अंदर जो रिसोर्सेज है हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी योजना बनाना, इसके लिए हम 1-2 बार मैरीन जो स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके साथ हम बैठे हैं, कुछ योजना बनाए हैं। लेकिन इसमें भी जो कोस्टल स्टेट्स के सब लोग आए होंगे, जरा उस पर भी चिंता करेंगे कि कैसे जो मैरीन फिशरी है, डीप फिशरी है, उसमें जो संसाधन है उसका हम किस प्रकार से दोहन कर सकते हैं, कैसे देश के मत्स्य पालक किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, और देश की आमदनी भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। कुक्कुट पालन, पशुपालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रोजेक्ट, 27 राज्यों के 29 प्रोजेक्ट, उसकी क्या स्थिति है। नेशनल ब्रीडिंग सेंटर, दुनिया के कई देशों में हमने देखा कि राष्ट्रीय ब्रीडिंग सेंटर है, उसका जो देसी नस्लों पर काम करती है, हमारे देश में इसका संकट। तो 2 जो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का हमने निर्णय किया था, राशि दिया था, एक राज्य का तो शिलान्यास किया, वहाँ उसकी क्या प्रगति है और दूसरे राज्य की क्या प्रगति है। आय अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। समन्वित खेती प्रणाली लघु एवं छोटे किसानों के लिए एक लाभकारी कृषि प्रणाली है। कृषि मंत्री ने इसकी उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि किसान की आमदनी अब सिर्फ दहान गेहूं से ही बढ़ने वाली नहीं है। जब तक बागवानी को, फिशरी को, पशुपालन को, डेयरी को, मधुमक्खी पालन, इस प्रकार से जब तक इन क्षेत्रों में हम किसानों को नहीं जोड़ेंगे, पूर्वी राज्यों के लिए तो अच्छी बात है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, देश के पूरे देश के अंदर तेज होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर के अंदर यदि समन्वित कृषि की जाए तो पूरे परिवार का भरण पोषण के बाद भी 2-2.5 लाख की आमदनी साल में उसकी हो सकती है। और इसीलिए हमने पूसा के इस कैंपस में हम खुद 4-5 दिन समय दिए। हम डीजी साहब को बधाई देंगे कि 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर में आपने 1 हेक्टेयर के अंदर एक प्रयोग किया। साबौर के विश्वविद्यालय में हमने देखा, हम पटना ICR में देखे हैं। तो अधिकतर स्थान पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के दृष्टि से भी किसानों में जागरूकता लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2016-2017 में उद्घाटन समारोह में मंत्री द्वारा किताब का विमोचन किया गया। खरीफ अभियान 2016 में देश भर से आए कृषि प्रतिनिधियों का विचार विमर्श आगामी मौसम के लिए फसल उत्पादन कार्यनीति तैयार करने में सहायक होगा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन
70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। निश्चित ही किसानों के कल्याण में खरीफ अभियान पर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय विचार विमर्श नई कार्य नीति बनाने में सहायता करेगा, जो खरीफ मौसम में सफलता हासिल करने के लिए देश की सहायता करेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कृषि से जुड़ी नई जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।